हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीडीपी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी क्लास नंबर 30 है। तो फ्रेंड्स, हम सीडीपी की 30 क्लासेस कर चुके हैं। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ पर आप सारी क्लासेस को एक साथ देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हर क्लास की तरह यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, साथ में उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो देखिए, अगर आप सीटेट का पेड नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जो हमारी कल की क्लास थी वहाँ पर हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। किशोरावस्था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडोलेसेंस, ये एडोलेसेंस की स्टेज ऐसी स्टेज होती है फ्रेंड्स जहाँ पर मनुष्य की बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। आप ये मानकर चलिए, ऑलमोस्ट जो चेंजेस हैं वो एडोलेसेंस की स्टेज में ही होते हैं। जैसे ह्यूमन की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपने देखा होगा, लड़कियों की जो वॉइस है वो श्रिल हो जाती है, पतली हो जाती है, और जो बॉयज़ हैं उनकी जो वॉइस है थोड़ा सा हैवी होने लगती है। बहुत सारे चेंजेस इसी स्टेज में होते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछा जाता है कि जो किशोरावस्था की अवस्था है उसको तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है। तूफान और तनाव की अवस्था यानी कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज, किशोरावस्था को किसने कहा है? तो आप कहेंगे ये कहा है स्टेनली हॉल ने। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये कहा है स्टेनली हॉल ने। ठीक है, बस अब आप अपना आंसर खुद से इसको कर लेंगे। देखिए, पहला है किशोरावस्था विभिन्न प्रकार के कष्टों की अवस्था है। नहीं, कष्टों की अवस्था नहीं है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बदलाव होता है, ये है। किशोरावस्था रचनात्मक विकास की एक अवस्था है। किशोरावस्था झंझावतों की अवस्था नहीं है। और चौथा है, किशोरावस्था झंझावतों की आयु होते हुए भी रचनात्मक विकास की भी एक अवस्था है। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा कि जो किशोरावस्था की अवस्था होती है उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं और साथ ही साथ रचनात्मक विकास की भी एक अवस्था होती है। ठीक है, तो 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सृजनशील छात्र छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय अत्यधिक प्रभावी रहेंगे। देखिए, सृजनशील छात्र छात्राएं यानी कि जो बच्चे क्रिएटिव हैं, तो उनके विशिष्ट शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रभावी क्या रहेगा? पहला है खेलकूद में विशिष्ट स्थान देना, विद्यालय छात्र परिषद का नेता बनाना, कक्षा में मॉनिटर बना देना, या फिर सोद्देश्य बढ़त के अवसर पर परामर्श देना। देखिए, आप खुद भी आंसर पहचान रहे होंगे, सृजनशील बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, उनके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई नए आइडियाज़ आते रहते हैं, और जैसे अगर आपने उनको कोई एक प्रॉब्लम दी ना, तो उसका सॉल्यूशन वो निकालते हैं अनेक तरीक़ों से। एक ही तरीके पर नहीं स्टक होते हैं, बल्कि अनेक तरीक़ों से क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो उनको ना एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है अच्छे टीचर की, जो कि उनको सही डायरेक्शन दे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या होगा? देखिए, यहाँ पर सिर्फ खेल कूद में आप विशिष्ट स्थान दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नेता बना दे रहे हैं, नेता बना के भी कुछ नहीं होगा। कक्षा में मॉनिटर बना देना नहीं, बल्कि सोद्देश्य बढ़त के अवसर पर परामर्श देना, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी देना। ठीक है, तो 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किस चीज़ को देना चाहिए? देखिए, आप पहचान करना चाहते हैं प्रतिभावान बच्चों की, यानी कि जो बच्चे क्या हैं, गिफ्टेड हैं, जीनियस हैं, जिनका IQ लेवल हम कहते हैं 120+ या फिर 140+ होता है। तो अगर आप उन बच्चों की पहचान करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा? पहला है शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए। दूसरा है परिवार को जिससे बालक आता है उसको देना चाहिए। ओके, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए सबसे अधिक महत्व किस चीज़ को देना चाहिए? तीसरा है सामाजिक वातावरण को देना चाहिए या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देना चाहिए। तो देखिए, हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको ना आ रहा हो, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं यानी कि गिफ्टेड बच्चे हैं, उनकी पहचान करनी है, तो उसके लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होता है
आप उनको MCQ क्वेश्चन दीजिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण दीजिए, जिससे कि आप उनका पता लगा सकते हैं, ठीक है, उनकी पहचान कर सकते हैं। इसी से तो पता चलता है कि बच्चा कितना प्रतिभावान है। जैसे आपका CTET का एग्ज़ाम हो रहा है, अब यहाँ पर ये तो देखा नहीं जा रहा कि आपका सामाजिक वातावरण कैसा है, आप कैसी फैमिली से आते हैं, या फिर टीचर क्या निर्णय ले रहे हैं। इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाता। इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि आपका क्या होगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण होगा, ठीक है। तो 4th ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्न में से किसे बढ़ावा देता है। समावेशी शिक्षा मैंने आपको हमेशा बताया है, ऐसे शिक्षा जिसमें बच्चों के बीच में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाता, बच्चों को समान रूप से विद्यालय में शिक्षा दी जाती है और हर बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार, उसकी नीड यानी कि आवश्यकता के अनुसार, उसकी एज के अनुसार शिक्षा दी जाती है और उसकी एबिलिटी के अनुसार यानी कि क्षमता के अनुसार भी। क्योंकि देखिए, दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई व्यक्ति दिखने में छोटा होता है, कोई लंबा होता है, किसी की बॉडी का शेप बहुत ज़्यादा कोई हैवी हो सकता है, कोई पतला हो सकता है ना, या फिर कलर के बेसिस पर भी लोग अलग होते हैं, हेयर कलर के बेसिस पर अलग हो सकते हैं, आइज़ के कलर के बेसिस पर अलग होते हैं, एबिलिटी के बेसिस पर अलग होते हैं। जैसे आप स्कूल में कुछ पढ़ा रहे हैं, 2 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। एक बच्चा ऐसा होगा जिसको आपने एक बार पढ़ाया, उसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वहीं एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको एक कॉन्सेप्ट सीखने के लिए 2 से 3 बार रिवीजन करना पड़े। तो कहने का मतलब है, सीखने की क्षमता सभी में होती है, लेकिन ये जो क्षमता होती है ना, वो अलग अलग होती है, एबिलिटी, ठीक है। तो बस अब आप अपने आंसर तक खुद पहुंच जाएंगे कि जो समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है वो किस चीज़ को बढ़ावा देता है। पहला है विद्यार्थियों में अभाव देखने का दृष्टिकोण, दूसरा है दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल, तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान और चौथा है विद्यार्थियों का पृथक्करण। तो देखिए, पृथक्करण मतलब बच्चों को अलग अलग कर देना, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं माना जाएगा। यहाँ पर बच्चों का पृथक्करण नहीं किया जाता, बल्कि सभी बच्चों को एक साथ जो है समान रूप से बिना भेदभाव के शिक्षा दी जाती है। ये है दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल, नहीं। अभाव देखना है, नहीं, बल्कि ये क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो कि मैंने आपको बताई, उसका सम्मान करते हुए सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देना, यही कहलाता है आपका समावेशी शिक्षा, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। नोट पूछा है, ठीक है, ध्यान से देखना। हमेशा पहले क्वेश्चन के ऑप्शन देखने से पहले क्वेश्चन को ये देख लेना चाहिए कि पॉजिटिव क्वेश्चन है या फिर नेगेटिव क्वेश्चन है। तो नेगेटिव क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, पहला है बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करना, ये तो बिल्कुल इसका उद्देश्य है, ये तो एम होता है ना कि बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है विकसित किया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, असमर्थ बालकों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना, हाँ ये भी होता है। समर्थ बालकों के साथ साथ असमर्थ बालकों में जागरूकता की भावना का विकास करना, बिल्कुल सही, क्योंकि हम कहते हैं यहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलते हैं, समर्थ बच्चे, असमर्थ बच्चे, सभी को, ठीक है। नेक्स्ट है समर्थ बालकों को शिक्षित कर देश की मुख्य धारा से जोड़ना, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समर्थ बालकों की बात करी गई है कि जो बच्चे क्या हैं, समर्थ हैं, सिर्फ उन्हीं को आप शिक्षा देंगे और देश की मुख्य धारा में जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि सभी बच्चों को समान रूप से देना है शिक्षा, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पर सही नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे नोट पूछा हुआ था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मैच नहीं है, ये पूछा है। पहला है बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, ऐसा कहते हैं नोम चॉम्स्की। जी हाँ, नोम चॉम्स्की ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है। इसका शुद्ध रूप ये है, आप नोट कर लीजिए। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों के अंदर भाषा को सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी कि बच्चे जो हैं कुछ भाषा के साथ ही इस दुनिया में जन्म लेते हैं, प्रवेश करते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, शुरू में भाषा और विचार 2 भिन्न भिन्न गतिविधियां होती हैं, ये कहा है वाइगोत्स्की ने। जी हाँ, वाइगोत्स्की कहते हैं कि स्टार्टिंग में 3 साल तक ये जो आपकी लैंग्वेज और थॉट होते हैं,
यानी कि जो भाषा और आप जो चीज़ें सोचते हैं, आपके विचार हैं, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि धीरे धीरे बाद में क्या होता है, ये भाषा और विचार दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है, ये भी सही है। नेक्स्ट है भाषा विचार पर आधारित है, ये कहते हैं जीन पियाजे। एब्सोल्युटली राइट, जीन पियाजे ये कहते हैं कि जो हमारी, देखिए ये कहते हैं कि पहले विचार आता है और उसके बाद भाषा आती है। तो इसीलिए कहते हैं ये जो भाषा होती है ये विचार पर निर्भर करती है, या फिर ये जो भाषा है ये विचार पर आधारित है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है वो आपको समझना है, सिर्फ सेंटेंस नहीं देखना है, इसको आपने समझना है। भाषा और भाषा विचार पर आधारित है, इसका मतलब है कि पहले थॉट जन्म लेता है, उसके बाद ही लैंग्वेज सीखता है बच्चा, ऐसा कहने का मतलब है इसमें, ठीक है, जो कि सही है। भाषा जो है विचार पर ही आधारित होती है, यानी कि पहले विचार जन्म लेगा, उसके बाद आपको भाषा आएगी, ऐसा कहना है जीन पियाजे का। नेक्स्ट है लास्ट, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। BF स्किनर, जी नहीं, ऐसा नहीं कहा है कि ये एक उद्दीपक है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियों को किस प्रकार देखते हैं। पहला है पूरी तरह से महत्वहीन और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक बाधा के रूप में। दूसरा है आमतौर पर प्रतिभाशाली विद्यालयों में पाए जाने वाले उच्च क्रम के अधिसंज्ञानात्मक कौशल नहीं। सहज विचार और समझ जो व्यक्ति विशेष के पिछले अनुभवों में निहित है, ऐसा नहीं है। तंत्रिका संबंधी कमी और पठन वैकल्य का पहचान लक्षण, जी नहीं। देखिए जो समकालीन दृष्टिकोण भ्रांतियां हैं वो किस प्रकार देखते हैं, ये देखते हैं कि जो ये पूरी तरह से महत्वहीन और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक बाधा है, ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ऐसी क्लासरूम जहाँ पर बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको महत्व दिया जाता है, ठीक है, यानी कि बच्चे के जो भी अनुभव होते हैं, चाहे वो अनुभव घर से उन्होंने लिए हों या फिर समाज से प्राप्त किए हों या फिर स्कूल में ही किसी दूसरी क्लास से अनुभव प्राप्त किए हों, उन सभी अनुभवों को महत्व दिया जाता है। और यहाँ पर क्या है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव जो रूप से जो हैं चीज़ों को सीखते हैं, यानी कि उनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, सक्रिय रूप से वो भाग लेते हैं चीज़ों में। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर बच्चे अपनी रुचि के अनुसार पढ़ते हैं। जैसे आज बच्चों को मन है कि सेकंड चैप्टर पढ़ाया जाए, तो आप ज़बरदस्ती उनको थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। ये है प्रोग्रेसिव क्लासरूम, जहाँ पर बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, उनकी आयु के अनुसार, उनकी नीड के अनुसार शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो बस अब आप अपना आंसर खुद से कर पाएंगे। देखिए प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित आपने करना है। पहला है परीक्षाओं के लिए सीखना, जी नहीं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए सिखा रहे हैं, ये प्रगतिशील कक्षा नहीं कहती है। गैर संदर्भित पाठ्यचर्या, नहीं। अनुभवात्मक अधिगम पर बल, जी हाँ, देखिए मिल गया। अनुभवात्मक अधिगम यानी कि बच्चे के जो एक्सपीरियंस हैं उन पर आपको क्या करना है, फोकस करना है, उस पर बल देना है। नेक्स्ट है शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, जी नहीं, बल्कि ये क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है, ये भी नोट कर लीजिए। हो सकता है ऑप्शन में आपको दे दे बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, प्रगतिशील शिक्षा, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये चाइल्ड सेंटर्ड होती है। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब होता है जब बच्चों को बच्चे की ही अनुसार, बच्चे की रुचि, उसकी एज, उसके नीड के अनुसार शिक्षा दी जाती है। और शिक्षक केंद्रित होता है कि जब शिक्षक का मन हो तब उस तरीके से वो शिक्षा देंगे। नहीं, शिक्षक को अपने मन से शिक्षा नहीं देनी है, बल्कि बच्चों के अनुसार देनी है, बच्चों को चीज़ें समझ में आएँ। जैसे आप एक टीचिंग मेथड से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप दूसरी टीचिंग मेथड को यूज़ करके पढ़ाइए। ये होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन कैसा होता है, मूल्यांकन को क्या माना जाता है, बताइए। पहला है कुछ सामयिक परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। दूसरा है लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। तीसरा है बिल्कुल किया ही नहीं जाता। और चौथा है कि मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है। जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, जो बाल केंद्रित कक्षा होती है ये क्या होती है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर क्या होता है ना, बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। अब वो मूल्यांकन करने का उद्देश्य ये नहीं होता है
कि सिर्फ आप बच्चों को परीक्षाओं में पास कराना चाहते हैं या फिर आपका मूल्यांकन किया ही नहीं जाता है। नहीं, मूल्यांकन किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि आप बच्चों को जो चीज़ें सिखा रहे हैं बच्चों को वो समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है टीचिंग की प्रोसेस का, यानी कि सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक के लिए बाल विकास के सिद्धांतों की जानकारी होना आवश्यक है क्योंकि इसकी सहायता से क्योंकि देखिए, अगर आप टीचर हैं तो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी की चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अगर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं है तो आप वही पुराने टीचर्स की तरह बच्चों को पढ़ाएंगे, डंडे का डर दिखाकर बच्चों को पढ़ाना, जो कि पहले तक होता था, आप भी जानते होंगे, है ना। तो ये क्यों ज़रूरी है, ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, ये आपसे पूछा है। पहला है, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करता है। नहीं, क्यों पढ़ाना चाहिए ऐसा नहीं करता है, बल्कि कौन कौन से टीचिंग मेथड का यूज़ करके पढ़ाना चाहिए ये आप सीखते हैं बाल विकास के सिद्धांतों से। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर की जानकारी प्राप्त करता है। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसके समाज के बारे में आपको पता चलेगा, इसलिए नहीं। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि की जानकारी। जी नहीं, बल्कि इसका आंसर होगा शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करता है। ठीक है, यानी कि बच्चों को अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज़ करके उन्हें शिक्षा दी जाती है। जैसे बच्चों को समझ में आता है आप उस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण और मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है। विश्लेषण और मूल्यांकन जैसी, ठीक है। पहला ऑप्शन है, अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों। दूसरा है, नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 क्या प्रस्तावित करता है। तीसरा है, भारत में कितने राज्य हैं। चौथा है, विधानसभा में के जो सदस्य हैं वो किस तरीके से चुने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा है कि कौन सा प्रश्न विश्लेषण और मूल्यांकन का आकलन करेगा। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका सिर्फ एक ही आंसर है कि भारत में इतने राज्य हैं। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें पूछा है विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, तो बच्चा डायरेक्टली आंसर दे देगा कि इस तरीके से चुने जाते हैं। अब देखिए, अगर आपको विश्लेषण करना है या फिर मूल्यांकन करना है ना, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ पर बच्चों को उसका आंसर देने के लिए दिमाग लगाना पड़े, अलग अलग डायरेक्शन में सोचना पड़े कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस तरीके से। तो मल्टीपल आंसर जहाँ पर निकल कर आएँ, ठीक है। अब ये कह रहा है नागरिक अधिकार अधिनियम क्या प्रस्तावित करता है, ये भी बच्चा इजीली बता देगा पढ़ करके। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों पाते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जहाँ से आप विश्लेषण भी कर पाएंगे और मूल्यांकन भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है। प्रतिकूल पूछा है। पहला है, परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय। दूसरा है, विद्यार्थियों की ज़रूरत पूरी करने हेतु लिपिक की सुविधा। तीसरा है, दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी कोर्सों की बाध्यता। और चौथा है, व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन। ठीक है, तो देखिए अगर समावेशन की बात करी है तो इसका राइट आंसर होगा कि विद्यार्थियों की ज़रूरत पूरी करने हेतु एक लिपिक की सुविधा की जा रही है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के सीखने की विविध ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से एक बाधा है। बाधा कौन सी है, बैरियर कौन सा है, ये पूछा है। पहला है, गतिविधियों में कई तरह से संलग्न रहना। ये तो सही बात है, जहाँ पर बच्चा जो है बिजी है एक्टिविटी करने में। नेक्स्ट है, कई तरह से राय की अभिव्यक्ति। जी हाँ, कई तरीकों से विद्यार्थियों का नामीकरण। देखिए, नामीकरण और क्रमीकरण, या फिर यहाँ पर आ जाए पृथक्करण, जिसमें सेपरेशन हो रहा है, तो ये सब आपकी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, बाधा का काम करता है आपका टीचिंग की प्रोसेस में। अब देखिए, आपने किसी को नामीकरण कर दिया, किसी को ए ग्रेड दे दिया, किसी को बी, किसी को सी, किसी को डी। अब जिस बच्चे को डी ग्रेड दिया है उसका कॉन्फिडेंस तो लूज़ हो जाएगा, है ना, कि मुझे डी ग्रेड दिया हुआ है और इस बच्चे को ए ग्रेड मिला है। तो इस तरीके से कभी भी नामीकरण, क्रमीकरण या फिर पृथक्करण,
ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चिंतन युक्त अधिगम का लक्षण है। चिंतन युक्त अधिगम का लक्षण क्या है ये बताना है। पहला है 2 या 2 से अधिक अनुक्रिया का उपस्थित होना। दूसरा है भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को पहचानने की योग्यता का होना। तीसरा है किसी समस्या के समाधान की दशा उपस्थित होना। और चौथा है वांछित अनुक्रियाओं का संबंध उत्तेजना अनुक्रिया से होना। तो देखिए, चिंतन युक्त अधिगम ये वहीं पर होगा जहाँ पर बच्चे को आपने कोई प्रॉब्लम दी है और बच्चे को आप कह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए बच्चा क्या करेगा, अलग अलग दिशाओं में सोचेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहीं पर आपका चिंतन होगा, थिंकिंग होगी, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन थर्ड में, किसी समस्या के समाधान की दशा का उपस्थित होना। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न प्रकार के बाह्य तथा वैयक्तिक कारक अधिगम प्रक्रिया को संचालित और संपादित करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कारक वैयक्तिक नहीं है। पहला है अभ्यास की आदत, जी हाँ। क्रिया का समय, ये भी ठीक है। साफ सफाई और शारीरिक थकान। तो देखिए कौन सा वैयक्तिक नहीं है, ये आपका वैयक्तिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि साफ सफाई तो कोई भी कर सकता है ना, और ये बाह्य भी है, सही बात है। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और साथ में लाइक कीजिएगा। आप लोग काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, इससे एक मोटिवेशन बना रहता है कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर तरीके से करवाई जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आपको क्लासेस से रिलेटेड हर एक अपडेट जो है सबसे पहले दी जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।